वकालत एक मुकद्दस पेशा है और अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आपको कई बड़े नाम इस पेशे से वाबस्ता नजर आएंगे। इन्हीं नामों में एक नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का भी है, जिन्होंने न सिर्फ इस पेशे में नई राहें मुतय्यन की बल्कि सोचने और समझने के मुख्तलिफ ज़ावियों से अहले इल्म को रोशनास कराया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के चाहने वालों के साथ मिलकर अपने कैनवस पर ट्रिब्यूट देने का शौक रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। आप आज यहाँ कैसे? मैं यहाँ स्पेशली पोर्ट्रेट बनाने आई हूँ क्योंकि मैं यूजुअल पोर्ट्रेट बनाती रहती हूँ। आज जिन्नाह का दिन है तो उनको ट्रिब्यूट देने आई हूँ। अच्छा, तो ये ख़ास बात है आज आप यहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी टीवी पे, जमील दहलवी की मूवी थी जिन्नाह, जिनमें वो उनको एज अ लॉयर दिखाया गया था। आई एम सो ग्लेड कि यहाँ पे लॉयर्स ने मुझे ज्वाइन कर लिया है और मुझे बहुत मुतासर किया उनके करेक्टर ने, उनके किरदार ने, और बहुत सारी बातें और भी थी, सवाल थे जो मैं चाह रही थी कि कोई मुझे बताए। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि आप लोग आगे क्या मेरी हेल्प करेंगे पोर्ट्रेट बनाने? श्योर, व्हाई नॉट। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उस दौर में कैसा कोर्ट रूम होता होगा, किस तरह के जिन्नाह दिखते किस तरह उनका एज ए लॉयर कंडक्ट होगा। बिल्कुल, वो किस तरह के वो कोट पहनते होंगे या किस तरह के उस दौर में चीज़ें होती होंगी। तो आप मुझे एक्सप्लेन करते जाइएगा, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी पोर्ट्रेट बनाने। आज हम आपकी हेल्प करते हैं पोर्ट्रेट कंप्लीट करने में। इट वुड बी ग्रेट। या सेम है। थैंक यू। मैं चाह रही हूँ अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें मुझे। आई एम एडवोकेट गुलज़ेब खान और मैं सिंध बार काउंसिल से एसोसिएटेड हूँ लास्ट 3 to 4 ईयर से, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट सिंध हाई कोर्ट बार। ग्रेट। I am advocate Asma Khan and I have completed my law from SM Law College. Then I have joined juniorship of a senior. अब I work as a independent lawyer और मैं सिंध बार की से एफिलिएटेड हूँ, लेकिन मैं मेंबर हूँ मलीर बार की। सही। आप? I am Alvina Shaheen and I am currently studying law from Danning Law School और उसके साथ साथ मैं legal practice भी कर रही हूँ। That's good. मेरा नाम एडवोकेट के बी सुमरो है और मैं समोर लॉ एसोसिएशन में एज अ जूनियर हूँ, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरे माइंड में जो सवाल आ रहा है मैं पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह के लॉयर थे जिन्नाह? आप सबकी नज़र में मेरा सवाल ये है, आपसे पूछूंगी गुलज़ेब, किस तरह के लॉयर थे जिन्नाह? देखिए, कायदे आज़म एक बहुत ही एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी थे। मेरा ख्याल है अगर हम हिस्ट्री उठाते हैं तो बहुत कम हमें ऐसे लॉयर्स दिखते हैं जो कि ना सिर्फ बोल्ड हों, करीजियस हों, कॉन्फिडेंट हों, बल्कि जिस तरीके से वो लीगल वे में अपने केस को पुट अप करते थे। तो उसकी एक मैं मिसाल आपको देना चाहूँगी कि कायदे आज़म ने जब एज अ बैरिस्टर लिंकन जिन में कदम रखा तो 24 अप्रैल 1893 जो उनकी बैरिस्ट्री का पहला साल था, उन्होंने समझे कि अपना पहला मुकदमा और पहले आर्गूमेंट्स लिंकन जिन में प्रोसीड किए जब वो वहाँ पर एज अ स्टूडेंट एनरोल थे। और वो इंसिडेंट कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर मैंडेटरी था लिंकन जिन में कि जो नए स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं और जो बाहर के मुल्कों से आते हैं वो वहाँ पर आकर लैटिन का पेपर दिया करते थे। सही। ये मैंडेटरी था कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर लैटिन का पेपर देना। तो बड़े तरीके से कायदे आज़म ने वहाँ पर एक आर्गूमेंट्स मूव किए और रिटन फॉर्म में एक आर्टिकल लिखकर मैनेजमेंट को भेजा कि क्योंकि मैं इंडियन नेशनल हूँ और लातीनी बड़ी मुश्किल ज़बान है, तो अगर मैंने इंडिया में लातीनी सीखने में वो वक्त लगा दिया होता तो उस अरसे में जितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस मैंने इंडियन बैकग्राउंड की वजह से सीखी हैं वो मैं शायद ना सीख पाता, क्योंकि लैटिन इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो मुझे ये एक्सेप्शन दी जाए कि मैं इस पेपर को नहीं कंडक्ट करूँगा। एंड ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट एट लिंकन्स इन जिनको ये एक्सेप्शन दी गई और उनको उस पेपर से एग्जेम्प्ट किया गया और उसके बाद ये मैंडेटरी भी कर दिया गया कि अब वहाँ पर लैटिन पेपर नहीं लिया जाता। सही। तो दैट वाज हिज फर्स्ट आर्गुमेंट एट द कोर्ट्स ऑफ लिंकन्स इन, दैट टू एज अ स्टूडेंट। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायदे आज़म बहैसियत लॉ स्टूडेंट एक रेजोल्यूशन ले आए, तो जब वो बैरिस्टर बने होंगे तो किस पाए के बैरिस्टर बने होंगे। He was not only a good lawyer, he was a based lawyer.
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी खिदमत पाकिस्तान की आज़ादी में है, जितनी खिदमत उनकी सियासत में है, उतनी ही खिदमत उनकी वकालत में थी। और ही वाज़ वन ऑफ द हाईली पेड एडवोकेट एट दैट टाइम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए शायद ही लोगों को पता हो कि वो फॉर सर्टेन टाइम वो मजिस्ट्रेट भी रहे हैं। वो पेशावर बेहतरीन कानूनदान थे। कानूनदान के साथ उन्होंने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुसलमानों और आपस में हिंदू मुसलमानों में आपस में एक बेहतरीन रोल अदा किया जो एक लीडरशिप का होता है। उनमें लसानियत नहीं थी, उनमें फ़िरक़ावारानियत नहीं थी, उसमें मजहबी तासुब नहीं था। वो एक ग्रेट लीडर के तौर पे उभरे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि उस टाइम ये कराची में ही हाई कोर्ट हुआ करता था और बम्बई में था, तो मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मजिस्ट्रेट कोर्ट रोहड़ी में भी अपीयर हुए हैं। और सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट सखर के मजिस्ट्रेट कोर्ट है रोहड़ी में, तो वहाँ पे उनका वकालतनामा भी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो सिंध के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी वो अपीयर होके केस चलाया उन्होंने। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे कि वो बैरिस्टर बने होंगे तो किस पाए के बने होंगे। सही बात है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, उसके बाद फिर वो ज्वाइन करेंगे हमें बैरिस्टर जब, तो हम उसको आगे बात को बढ़ाएंगे। वो कोर्ट रूम में अपने केस की हेयरिंग कर रहे थे, तो जज साहब ने उनसे कहा कि आप थोड़ा ज़ोर से बोले। तो ये बात जिन्ना साहब को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कहा कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। और बैरिस्टर फयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि वहाँ जाने की वजह क्या थी, जिन्ना वहाँ क्यों गए थे बार इतला करने? लिंकन इन की बड़ी एक हिस्ट्री है। कायद-ए-आज़म के लिंकन इन ज्वाइन करने से पहले 1688 में ही जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम राइज कर दिया गया और ओम क्रोमवेल को फांसी दे दी गई, तो उसके बाद 30 साल तक बरतानिया में जो है वो कानून की तालीम पे पाबंदी लगा दी गई थी। पूरे 30 साल तक बरतानिया में सिर्फ़ और सिर्फ सियासत जो है वो प्रिवेल करती, जबकि लीगल एजुकेशन टोटली बैंड थी। उसमें भी जो सबसे पहला फिर इनिशिएटिव लिया वो लिंकन इन ही था। लिंकन इन जो है वो सबसे पहला इनाफ कोर्ट था जो कि दोबारा रीओपन हुआ और वहाँ पे कानून की तालीम जो है फिर से शुरू की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ने उस वक्त जो लिंकन इन को चूज़ किया था एजुकेशन के लिए, उसकी सिर्फ वजह यही थी कि लिंकन इनके पीछे स्टेटमेंटशिप की और गवर्नमेंटल सिस्टम्स की एक तारीख थी, एक हिस्ट्री थी, जिससे मुतासिर होकर उन्होंने लिंकन इन में एडमिशन लिया। अच्छा अलवीना, आप स्टूडेंट हैं, लॉ की स्टूडेंट हैं, तो मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी कि किसने आपको मुतासिर किया इस फील्ड को चूज़ करने के लिए? मैंने बहुत सारे लोगों की हिस्ट्रीज़ पढ़ी और उन सब हिस्ट्रीज़ में से मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुतासिर किया वो थे कायद-ए-आज़म। मतलब उनका वो जो रोब था और उनकी पर्सनैलिटी एंड द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ मुझे बहुत मुतासिर किया। और मैंने उनके 1-2 वाक़यात पढ़े थे, जिनमें से एक वाक़या ये था कि जब एक दफ़ा मतलब कोर्ट रूम में एक बहुत ही अहम केस का फ़ैसला हो रहा था, तो उस वक्त में सारे मतलब कोई भी एक कुर्सी खाली नहीं थी। और वहाँ पर ये होता है कि कोर्ट रूम में लॉयर्स के लिए मखसूस नशिस्तें होती हैं। तो उनमें से ये था कि कायद-ए-आज़म जब वहाँ पर आए तो सारी चेयर्स फिल्ड थी और उनमें से लॉयर्स की एक चेयर पर एक मुंबई के ही मेयर बैठे हुए थे, जेम्स मैकडोनाल्ड। उन्होंने सीधा जाके उनसे कहा आप यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि ये मखसूस करदा कुर्सियाँ हैं और ये लॉयर्स के लिए हैं, जिन पर वो नहीं उठे। और उन्होंने जाकर मैनेजर से बात की कि आप इनको उठाएं। तो वो जो मैनेजर थे वो डर गए और मतलब वो नहीं उठना चाह रहे थे। लेकिन फिर कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप अगर नहीं गए तो मैं जज साहब से बात करूँगा। इस बात पर वो उठ गए और जो मेयर थे उन्होंने उनके उस रौब को देखकर उन्होंने बिना कुछ कहे वो वहाँ से उठ गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने असूल पसंद थे, कि भले चाहे वो आगे से मेयर हो या कोई भी हो, लेकिन जो चीज़ लॉयर्स के लिए है वो लॉयर्स के लिए।
और यही चीज़ उन्होंने आगे भी कंटिन्यू रखी। वो हर चीज़ का इसी तरह से एहतराम करते थे कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मखसूस है उसको वहीं पर इस्तेमाल होना चाहिए। असूल परस्त थे बहुत ज़्यादा। जी, बहुत ज़्यादा असूल परस्त थे और उनके पर्सनैलिटी में एक रोब था, एक दबदबा सा होता था उनकी पर्सनैलिटी में। अलवीना ने एक अच्छा इंसिडेंट शेयर किया है। ये तो एक मेयर थे और मेयर भी वो कि ही वॉज रनिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसका बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट के अंदर रोब और दबदबा था। जब ना सिर्फ उनसे ही नहीं दबे जिन्ना साहब, वो जजेस से भी नहीं दबते थे। एक दफ़ा इसी तरह का एक इंसिडेंट है कि वो कोर्ट रूम में अपने केस की हेयरिंग कर रहे थे एंड ही वॉज कंडक्टिंग द कोर्ट लाइक अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जज साहब ने उनसे कहा कि आप थोड़ा ज़ोर से बोले। तो ये बात जिन्ना साहब को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कहा कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ। तो वो डेफिनेटली एक जज साहब थे, उनके एक अपना रोब था, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात को। जब दोबारा जज साहब ने अपनी बात रिपीट की कि जिन्ना साहब आप थोड़ा ऊंचा बोलें, तो जिन्ना साहब ने बहुत रोब और दबदबे से कहा कि अपने सामने जो ये किताबों का इतना बड़ा पाइल रखा हुआ है, यानी कि अंबार, इसको हटाओगे तो मेरी बात सुन पाओगे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और मतलब कि बहुत ज़्यादा रोब और दबदबे वाले थे और किसी से ना डरने वाले थे। तो इस प्रोफेशन के साथ उन्होंने पूरी तरीके से इंसाफ किया। अच्छा, मैं एक बात कंटिन्यू करता हूँ। जैसे अलवीना ने कहा कि वो कोर्ट में जो बॉम्बे के मेयर थे वो असर रसूख वाले थे उस टाइम पे। अच्छा, उन्हें उठाने के बाद जब मेयर साहब ने उनकी बहादुरी और जुर्रत देखी तो अगले दिन उनको अपने दफ्तर में बुला के उनको सलाम पेश किया और उन्हें बतौर लीगल एडवाइज़र मुंतखब किया माहाना 1000 रुपये में। तो हमें ये पता चलता है कि जब आप किसी भी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आए तो वहाँ पे उसूलों के साथ डटे रहें। एक बहुत मशहूर फ़ैसला मैं आपको बताता चलूँ कि एक अंग्रेज़ सेलर ने, यानी कि शिप के ऊपर जो होते हैं, उन्होंने, वो आया लैंड के ऊपर, यानी कि बॉम्बे में जा रहा था, तो एक नेटिव ने, यानी कि इंडियन ने उसे सलाम नहीं किया, तो उसने उसको अपना हंटर दे मारा। तो इस पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एज ए मैजिस्ट्रेट उसको जेल में डाल दिया, जो कि पहले कभी सोचा ना गया था कि किसी अंग्रेज़ को इस काम के लिए जेल में डाला जाएगा। तो इस लिहाज से वो ना सिर्फ एक अजीम वकील थे, बल्कि जब उनको जज बनने का भी मौका मिला तो उस वक्त भी उन्होंने फीयरलेसली और किसी प्रेशर में आए बगैर उन्होंने फैसला जो था वो बड़ी डेयरिंग लिया। अच्छा गुलज़ेब, कोई उनका इम्प्रेसिव सा केस बताएं हमें जिससे लोगों के जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प हो सके। अलीना भी हमारे साथ है, इनको भी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। कोई ऐसा इम्प्रेसिव केस उनकी ज़िंदगी का? वैसे तो कायदे आज़म के बहुत सारे केसेस हैं। आप मतलब अगर रिसर्च करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ से लेकर जब तक वो बैरिस्टर बने, फिर 1930s के करीब उनका इंडिया में वापस आना, वो सारा वो फेज़ था कि उनकी, कहते हैं ना कि उनको वो मोनोकल लगाया करते थे, जो एक आंख वाला चश्मा होता है। तो अच्छा। उनके बारे में अक्सर ये उनको टाइटल दिया जाता था कि ही इज़ अ मैजिशियन विद मोनोकल। अच्छा। कि वो कोर्ट में ही इज़ अ मैजिशियन विद मोनोकल। तो बहुत केसेस हैं कायदे आज़म के। एक जो बड़ा मशहूर केस है उनका, वो मैं आपको आज नरेट करती हूँ। जी जी। वो केस है लाल जोगिंदर नाथ तिलक का, जो कि एक बड़े मशहूर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सियासी लीडर थे। उनके ऊपर ये मुकदमा डला कि उन्होंने हाई ट्रीज़न किया है। हाई ट्रीज़न बेसिकली होता है कि आप रियासत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं। अच्छा अच्छा। और उस हाई ट्रीज़न के केस की एक ही सज़ा होती है कि आपको डेथ सेंटेंस दे दी जाती है और आपको सज़ाए मौत डिक्लेयर कर दी जाती है। तो जब उनको सज़ाए मौत लोअर कोर्ट से डिक्लेयर की गई तो उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रुजू किया, क्योंकि कायदे आज़म पीक के लीडर थे। तो उन्हें कहा गया कि आप अपील लेकर जाएं और मुझे इस डेथ सेंटेंस से बचाएं। तो कायदे आज़म ने उनके लिए हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में, बम्बई हाई कोर्ट में अपील फाइल की, और उस अपील के अंदर कायदे आज़म ने एक बड़ा ज़बरदस्त लीगल पॉइंट उठाया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसअफेक्शन एंड डिसएप्रोबेशन। ये दो बड़ी क्लोज टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स में ये वाजे हो जाता है कि बगावत रियासत के खिलाफ क्या है
और बगावत कानून के खिलाफ क्या है? तो उनका केस कायदे आज़म ने पहले लड़ा पुणे में, जहाँ से उनका ताल्लुक था। वहाँ से मैजिस्ट्रेट से होता होता ये हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचा और वहाँ जाके कायदे आज़म ने मुकदमा जीत लिया और इसकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए। और कि जी ये जो इंडिपेंडेंस की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इनके जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट वकील थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये उनकी काबिलियत थी और ये उनका लीगल एक्यूमेन था कि दो लफ्ज़ों की तफरीक से कानून में कहाँ तब्दीली आ जाती है। और कुछ लोग बताते हैं, हालांकि ये किताबों में नहीं लिखा है, मगर कुछ लोग बताते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी, जो कि पीर पागारा साहब के एट दैट टाइम पीर पागारा थे, उनका केस भी लड़ा था, मगर ये किताबों में कहीं पर नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे थे, ख़वातीन थी जिनके जायदाद के हुकूक के लिए उन्होंने केसेस लड़े। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपसे मैं पूछूंगी कि आप एक बैरिस्टर हैं और कायदे आज़म भी एक बैरिस्टर थे, तो किस तरह के बैरिस्टर थे वो? एज अ लॉयर ही वाज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड ब्रिलियंट पर्सन। जितनी बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस लेवल के वकील थे कि उनके सामने ना बॉम्बे में ना लाहौर में उनको जज ही नहीं मिलता था कि उसके सामने प्रैक्टिस कर सके। यही वजह है कि जिस तरह से बात की आसमा ने या अलवीना ने या केबी ने या मेरी बहन ने कि उनकी मठभेड़ जो है वो हो जाया करती थी जजेस के साथ काफ़ी बातों के ऊपर। एक दफ़ा बीइंग अ बैरिस्टर छोटी कोर्ट्स में जाना ऑकवर्ड समझा जाता है, प्रैक्टिस के थोड़े इथिक्स हैं। तो कायदे आज़म वाज प्लीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो वो चूँकि मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, माइनर एक केस था, तो वो अपने उसी अंदाज में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो मजिस्ट्रेट उसमें थोड़ा सा अनवाय हो गया। छोटी कोर्ट थी, तो उसने कहा कि मिस्टर जिन्ना, आप किसी थर्ड क्लास को जब कोर्ट के जज के सामने नहीं खड़े हैं। तो सेम लाइक भी जिन्ना ने भी रिस्पॉन्ड किया कि मैं भी कोई थर्ड क्लास लॉयर नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर वो इस तरह के एक उनका कंडक्ट होता था। फीस स्ट्रक्चर था उनका वो 500 पहले इनिशियल स्टेज पे वो पर हेयरिंग लेते थे, मगर उनकी ईमानदारी के कई मिसाल भी हैं कि एक दफ़ा एक क्लाइंट आए उनके पास और उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे केस करवाना है। तो उन्होंने कहा 500 पर हेयरिंग लूँगा। तो उन्होंने कहा सर मेरे पास जो टोटली अमाउंट है वो आपको देने के लिए 5000 है, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। तो आई डोंट नो कि कितनी हेयरिंग हो सकता है 5000 से वो बढ़ जाए। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लेने से इनकार कर दिया कि भाई मैं इस तरह केस नहीं लूँगा, आपको अगर इफ़ यू आर रेडी कि आप मुझे 500 रुपये दें तो मैं आपका केस लड़ूँगा पर हेयरिंग। तो हुआ यूँ कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं कहीं से अरेंज कर लूँगा या कुछ भी कर दूँगा। तो 5000 उनको एडवांस दे दिया और बकिया कहा कि ठीक है सर जितनी आपकी हेयरिंग होगी। तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 हेयरिंग में वो केस जीत लिया था। तो 3500 रुपीज़ उनको वापस कर दिए क्लाइंट को। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारी तो बात हुई थी, मगर अगर आप क्योंकि हम केस जीत चुके हैं और आप ये रखना चाहें तो हमारी तरफ से आप रखें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपकी ये अमानत है, मैं नहीं रखूँगा, जो मेरा जो फीस स्ट्रक्चर है मैं अकॉर्डिंग टू फीस स्ट्रक्चर ही पैसा लूँगा। होगा जब वो मैजिस्ट्रेट बने तो एक्टिंग मैजिस्ट्रेट थे जिसकी मैंने जिक्र पहले किया, तो उनको 1500 रुपया महीना उस ज़माने की एक बड़ी अमाउंट होती थी। 1900 की बात है, सन 1900 की बात है। उस वक्त 1500 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। उनको 1500 रुपया महीने का माहवार मिलता था। अच्छा, उनको जब वो उनकी एक्टिंग मैजिस्ट्रेसी ख़त्म हुई तो उनको दोबारा कहा गया कि आप फिर से परमानेंट मैजिस्ट्रेट बन जाएं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे फैसले दिए थे। तो उसके जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो अजीम तरीन और बड़ा शोरा आफाक जुमला था, उन्होंने कहा कि मैं अब 1500 हर रोज़ कमाना चाहता हूँ, एक महीने में नहीं, हर रोज़ कमाना चाहता हूँ। तो जब उनका आगे जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तो अपने ज़माने के वो लीडिंग लॉयर थे। वो उनका आजकल तो ये छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन महीने के, ये उस टाइम की बात है जब 1 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, महीने के वो 30,000 रुपये कमाते थे, जो कि अनहर्ड ऑफ था। और उनको कहा जाता था कि वो रोल्स रॉयस ऑफ लॉयर्स हैं। वो सिलेक्टेड केसेस लेते थे, अपना अच्छा प्रोफाइल रखते थे, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखते थे और उन्हें एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, और आज हमारे लिए एक वो आइडियल है। अगर हम जीत गए तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी जंग में मरने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद बताने पर।
मैं मुतालबा करूंगा कि हिंदुस्तानी बेवाओं को वही मुआवजा दिया जाए जो अंग्रेज बेवाओं को मिलता है। सर, बम्बई से ट्रंक कॉल है। बहुत नॉलेज मिली हमें इस बात से, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत सारी और भी बातें हैं जिन पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इतने ज़बरदस्त एडवोकेट्स हमारे पास मौजूद हैं तो हम रोशनी डाल सकें। पर्सनली एक लॉयर के लिए पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बी अ गुड एंड अ परफेक्ट लॉयर। वो उन सारों का एक कंप्लीट मिलाप थे और किसी भी लिहाज से उनमें एज अ लॉयर कोई कमी नहीं देखी जा सकती थी। वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत ही नॉलेज वाली हमारी बातें चल रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, पूछना चाहूँगी, केसेस पे हमारी बात हुई उनकी पर्सनालिटी के हवाले से भी, स्टूडेंट्स के साथ या नए आने वाले जो वकला थे, जो एडवोकेट्स थे, उनके साथ रवैया कैसा था कायदे आज़म का? बड़ी खुशकिस्मती कंसीडर करते हैं कि अगर हमें ऐसा सीनियर मिल जाए जो हमसे कंपेटिटिव फील ना करें। अच्छा, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है क्योंकि एक टाइम पे जो फील्ड में आपके सीनियर्स होते हैं वो कुछ अरसे बाद आपके कुलीग्स होते हैं, तो वो हमारी फील्ड में एक शिफ्ट आ जाता है। अदब एहतराम तो ज़रूर होता है, लेकिन ये वकालत की फील्ड ऐसी है कि जिसमें इट हैज़ नो रिटायरमेंट एज। तो जब आप कुछ अरसे बाद फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपके सीनियर्स भी उसी तरह से वहाँ मौजूद होते हैं। तो कायदे आज़म का रोल एज अ सीनियर लॉयर वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। जितना मैंने उन पर रिसर्च किया और उनके बारे में पढ़ा तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट मेरी नज़र से गुजरा कि इनके एक बड़े क्लोज जानने वाले थे, उनका बेटा इंग्लैंड से बार करके आया, बार क्लियर करके, एंड दैट यंग लॉयर वाज अ बैरिस्टर। तो कायदे आज़म के फ्रेंड उनको लाए, अपने बेटे को कायदे आज़म के पास, और इस होप में लाए कि कायदे आज़म उनको अप्रेंटिसशिप देंगे और अपने साथ एज एन एसोसिएट हायर कर लेंगे। तो जब वो लाए तो बड़ी उम्मीदों से उन्होंने अपने बेटे को बिठाया और कायदे आज़म से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को वकालत में अपने जैसा बना दो। तो आगे से कायदे आज़म ने कहा कि सॉरी, मैं अपनी जहानत इसे नहीं दे सकता। तो ये सुनकर एक लम्हे को वो यंग लॉयर बड़ा डिजेक्टेड हुआ कि ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, जिस पर कायदे आज़म ने कहा कि आई कैन नॉट गिव यू माई ब्रिलियंस बट आई विल पॉलिश योर ब्रिलियंस। तो ये जो चीज़ है कि दूसरे की जहानत को ही निखारो, आप अपने उसको मुकाबिल नहीं समझें, आप उसको उसके ट्रैक के ऊपर कितना आगे लेकर जाते हैं, ये बहैसियत सीनियर बड़े कम लोगों के अंदर होता है कि वो ऐसा काउंसल करें अपने स्टूडेंट्स को। एक एज ए लीडर और एक बेहतरीन वकील, उन्होंने अपने पेशा वराना वकालत के शोबे में अपना लोहा मनवाया और उनको बहुत हाईएस्ट कैटेगरी के लॉयर्स में हिंदुस्तान में तस्लीम किया जाने लगा। हिंदुस्तान में बम्बई की हाई कोर्ट के बाद उन्होंने जब पाकिस्तान की एक तहरीक शुरू हुई तो सर सैयद अहमद ख़ान और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुर्रब नश्तर, जो सारे बैरिस्टर थे, उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों के लिए एक रास्ता चुना। अपनी अपनी राजा साहब महमूदाबाद से लेकर तमाम काबरीन ने, जो सब बारटला थे, उन्होंने सब ने एक यूनाइट होकर पाकिस्तान का एक मिशन मकसद अचीव किया। जब वो एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सॉरी, तो वंस ही वाज हैविंग लंच इन द मेस में वो लंच कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ प्रोफेसर आया जो कि एशियंस को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। तो आते साथ ही उन्होंने कहा, ओह टुडे पिग्स एंड पिजन्स आर सिटिंग टुगेदर। तो कायदे आज़म ने जैसे ये बात सुनी तो बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए उन्होंने अपनी प्लेट, बोल और स्पून उठाया और कहने लगे, ओके पिजन विल फ्लाई। तो ये एक बहुत उनकी हाजिर जवाबी की मिसाल है कि उन्होंने अपने आप को पिजन बना के वो वहाँ से उड़ गए और उन्होंने ये बताया कि पिग्स कौन है। तो ये एक बहुत उनकी हाजिर जवाबी का एक इंसिडेंट मशहूर है। उनके कॉन्फिडेंस के हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों की फील्ड में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिन्ना का कॉन्फिडेंस कैसा था? मिस्टर जिन्ना जो थे वो मेरे ख्याल से तो हिस्ट्री में सबसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लॉयर थे। जैसे कि बैरिस्टर साहब ने और अस्मा मैम ने इनके दो स्टोरीज़ बताई थी, दो वाक़यात बताए थे, जिनमें उन्होंने एक में तो उन्होंने ये कहा था
कि मैं एक बैरिस्टर हूँ, मैं एक वकील नहीं हूँ, मैं एक एक्टर नहीं हूँ, मैं एक बैरिस्टर हूँ। तो आप अपने आगे से अगर ये बुक्स की पाइल हटाएंगे तो ही आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो मतलब ये था कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको खुद एतमादी थी अपने ऊपर कि वो ये समझते थे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो उनके लिए बहुत मैटर करता था। हमारे ख्याल से जिना साहब में माशाल्लाह से वो पूरे तरीके से भरा हुआ था जिना साहब में वो कॉन्फिडेंस जो इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। और ये सारे इंसिडेंट्स पढ़ के आफ्टर गेटिंग नॉलेज अबाउट ऑल दीज इंसिडेंट्स एंड कमिंग नो अबाउट दीज थिंग्स, तो हमें भी वही कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है कि जहाँ हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया तो समझे हमने अपना प्रोफेशन लूज़ किया। हम कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व करें कि एज अ लॉयर ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ बीइंग बोल्ड, करेजियस, कमिटमेंट्स के पाबंद, लॉ के ऊपर बात करने वाले तो ऐसे बात करने वाले कि उनसे ज़्यादा लीगल एक्यूमेन शायद वहाँ के जजेस भी उनके आगे नहीं बोल पाते थे। कि उन्होंने जिस लम्हे जो एक पर्सनली एक लॉयर के लिए पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बी अ गुड एंड अ परफेक्ट लॉयर, वो उन सारों का एक कंप्लीट मिलाप थे और किसी भी लिहाज से उनमें एज अ लॉयर कोई कमी नहीं देखी जा सकती थी। तो अगर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारी तरह वो भी जब फील्ड में आएँ तो इनकी पर्सनैलिटी को आइडियलाइज करते हुए बड़ी डिटेल रिसर्च और स्टडी ज़रूर करें। तो काफ़ी हद तक लॉ तो उन्हें जिना साहब की पर्सनैलिटी में ही मिल जाएगा। एज ए सीनियर वो ऐसा एक वाक़या याद आ रहा है, भोपाल में एक कोर्ट में मोहम्मद हुसैन था, बैरिस्टर मोहम्मद हुसैन, उनके जूनियर थे। कायदे आज़म को लेट हो गई किसी वजह से, तो जूनियर ने वो केस की सुनवाई जो है वो जारी कर दी। तो आप जैसे ही पहुँचे तो जूनियर बैरिस्टर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि सर आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो वो इतने शफीक थे और उनकी हौसला अफजाई के लिए कहा कि नहीं आप जारी करें, इसका तसलसल ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हम वहाँ से मिल रही है कि उनको एज ए जूनियर को हौसला अफजाई देने के लिए उन्होंने ऐसे जो उनको गुफ्तगू की थी। मुझे कायदे आज़म का एक वाक़या याद आता है कि जब एक दफ़ा उनके केस की एक हियरिंग चल रही थी जिसमें वो दलाइल पेश कर रहे थे। दलाइल पेश करते करते कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया, 5 बज गए। तो उस वक्त जज साहब ने उन्हें रोक कर कहा कि मिस्टर जिना और कितना टाइम लेंगे। उन्होंने कहा कि 15 मिनट और मैजिस्ट्रेट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जितना भी टाइम लें, लेकिन आप आज अपने दलाइल पूरे कर लें। तो आगे से जना साहब ने कहा कि जी नहीं, मैं अपने दलाइल आज पूरे नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है और मेरी और भी अपॉइंटमेंट्स हैं। जिस पर मैजिस्ट्रेट ने गुस्से में आकर कहा कि जना साहब अपॉइंटमेंट्स हम सब की हैं। और आगे से जना साहब ने कहा कि माय लॉर्ड यही तो डिफरेंस है हम लोगों में कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स के साथ मुखलिस हूँ, मुझे उनकी कदर है, मुझे उनकी इम्पोर्टेंस का पता है कि मेरी अगर कोई अपॉइंटमेंट है तो आई हैव टू बी देयर। मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने इतनी लोगों की, इंसानों की इतनी कदर करते थे कि अपने दर्जी को भी उन्होंने एक रुक्का एक बार लिखा था। जी बिल्कुल। उसके हवाले से अगर किसी को मालूम हो। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। ये एक ऐसा किस्सा था कि जब जिना साहब पाकिस्तान बनने के बाद उनके एक दर्जी थे जिनको उन्होंने एक रुक्का भेजा था और उन्होंने उनसे ये कहा था कि अगर आप इस टाइम पर फ्री हैं 2 बजे तो आप मुझसे 2 बजे आके मिलें, और अगर आप मसरूफ़ हैं तो आप मेरे सेक्रेटरी को कॉल कर लें। तो इससे ये साबित होता है कि उनको ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के अपॉइंटमेंट्स की भी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा था। वो बहुत वक्त की कदर करते थे। जी सर, आप उनके हवाले से कुछ कहेंगे? हमारी खुशकिस्मती थी शायद कि हमें एक अलग मुल्क मिला। तो लॉन्ग लिव कायदे आज़म थे नहीं, वो है, ये उनका घर है। आज भी हम उनके घर के अंदर बैठे हुए हैं। दिली तौर पे मैं उनसे इंस्पायर भी हूँ, उनसे मोहब्बत भी है और उनके लिए एक रिस्पेक्ट भी है। वो हमारे बानी पाकिस्तान है। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम भी उनको इज़्ज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप सबकी बातें जो हैं उनके साथ मेरी पेंटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरा इस पेंटिंग में साथ दिया। साइन कर दूँ पेंटिंग पे।